का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज जैसा कि आप जानते हैं मस्ती सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है। तो आज मस्ती सीरीज में जिसकी बारी है वो है एसएसटी। तो आज हम लोग एसएसटी की शुरुआत करने जा रहे हैं पहला चैप्टर से। और उसमें हिस्ट्री का आज पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का आरंभ होने जा रहा है आज मस्ती सीरीज में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं मस्ती सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसे हम लोग जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक कहानी की तरह बताएंगे। हम अपने को पढ़ना आप लोग को है, आपको समझना समझा देंगे। हम आपको बुक से पढ़ना जरूर होगा एक बार अपने से, पर हम समझा देंगे जरूर आपको एक बार कहानी की तरफ से। हम पूरे इस चैप्टर को, इतना बड़ा चैप्टर आप लोग को लगता होगा कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इस पूरे चैप्टर को हम समराइज वे में आपको समझा देंगे। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, जो पहला पेज में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ होता नहीं खास। उसमें बताया जाता है कि एक एक फेडरिक सोरियो नाम का एक आर्टिस्ट था। तो उस आर्टिस्ट ने 1850 आर्टिस्ट थे जो कि 1854 में एक पेंटिंग बनाए थे जिसका नाम था पैक्ट बिटवीन नेशन। तो उस पेंटिंग में दर्शाए थे वो कि कैसे सब सब अपने कंट्री के फ्लैग को लेके लाइन में लगे हुए हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर रहे हैं। मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करने वाले को यहाँ पे इंडिपेंडेंस घोषित किया गया है। यहाँ पे दो ही कंट्री इंडिपेंडेंट है, जो कि हैं यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड। आप फ्लैग देख सकते हैं। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसमें ज़्यादा कुछ खास पढ़ने वाला है नहीं। यहाँ पे वही दिखाया गया है एब्सोल्यूटिस्ट उथोपियन विजन, मतलब जो इमेजिन किया जाता है सिर्फ असली सोसाइटी में नहीं होता है उथोपियन। कीवर्ड्स है न्यू कीवर्ड्स, तो ये आप अपने से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में, इसके बाद आगे दिखाया जाए मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट, ये दो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। तो यही दोनों आपको पढ़ना है। तो आप मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट को समझ सकते हैं। मॉडर्न स्टेट में क्या होता था कि ये सेंट्रलाइज पावर होता था, यहाँ पे सोवर्निटी कंट्रोल करता था। सोवर्निटी मतलब आप समझ सकते हैं कि रूलर का राज रहता था मॉडर्न स्टेट में, ठीक ना। मॉडर्न स्टेट में मतलब आप समझ सकते हैं कि एक के हाथ में पावर रहता था, सारा पावर, और वो एक टेरिटरी को कंट्रोल करता था मॉडर्न स्टेट में। पर वही नेशन स्टेट में क्या होता था कि नेशन स्टेट में मेजोरिटी किसके पास रहता था, सिटीजन के पास रहता था। सब मेजोरिटी सिटीजन के पास रहता था। वहाँ पे रूल्स और डेवलपमेंट, कॉमन आइडेंटिटी, हिस्ट्री शेयर सब कुछ होता था वहाँ पे। मतलब यहाँ पे सिटीजन्स राज करते थे। यहाँ पे डेमोक्रेसी आप मान सकते हैं। नेशन स्टेट इसको बोलते हैं। कल्चरल यहाँ पे हेरिटेज बहुत ही अच्छी तरीके से था। बात करते हैं सिटीजन यहाँ पे अपना वो कर सकते, किसी के दबाव में नहीं थे यहाँ पे इतना समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशंस एंड द आइडिया ऑफ नेशन होता है। तो यहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशन जैसे क्लास 9 में पढ़े होंगे 1759 में होता है, जहाँ के लुइस 16 वहाँ पे हट जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है उन्हें। और यहाँ पे फ्रेंच नेशनल असेंबली के द्वारा वहाँ पे नेशनलाइज हो जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं नेशनलिज्म में। जैसे कि सबसे पहले हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि नेशनलिज्म में मतलब आप समझते होंगे कि देश के प्रति प्रेम, और ये होता भी है नेशनलिज्म। तो ये चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप बताएगा आपको कि पूरा यूरोप में कैसे कैसे नेशनल नेशन, अपना इंडिपेंडेंट नेशन का भावना कैसे जगा और क्या क्या उसमें मोमेंट हुआ, मूवमेंट कैसा कैसे रिवोल्ट हुआ या फिर रिवोल्यूशन करके अपना कैसा इंडिपेंडेंट यूनिफिकेशन हुआ कंट्रीज़ का। ये सब आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। तो यहाँ पे 1789 के बाद जो हुआ, यहाँ पे फ्रांस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था। वहाँ पे बहुत से चेंजेस आए थे, नया फ्लैग आया था, स्टेट जनरल को नेशनल स्टेट जनरल को हटा के मतलब रीनेम कर दिया गया था नेशनल असेंबली में। फिर से बहुत कुछ यहाँ पे द फादरलैंड को ला पेट्रियोट बोला जाता था और द सिटीजन्स को ला सिटीजन्स बोला जाता था। यही पे बात है। और यहाँ पे अब फ्रांस का कुछ अपना यहाँ पे आइडियोलॉजी था। ये मानता था फ्रांस कि हम लोग जैसे फ्रांस यहाँ पे नेशनलिज्म जो इंडिपेंडेंट हो गया, सॉरी, जैसे फ्रांस इंडिपेंडेंट हो गया है वैसे वो दूसरा को भी टीच करना चाहता था और अवेयरनेस फैलाना चाहता था कि आप लोग भी इंडिपेंडेंस हुए, जो यूरोपियन के नेबर कंट्री थे फ्रांस का। तो ये कॉन्सेप्ट लेके ये क्या किया, फ्रांस अपने अगल बगल के देशों में ये क्या करने लगा, वो कब्जा करने लगा और उन्हें मतलब इंडिपेंडेंट करने लगा। इंडिपेंडेंट करने जाता समय ये कब्जा ही कर रहा था। तो अपने मतलब कुछ 1790s में ये होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ये सब पार्ट में अपने ये कब्जा कर चुका था, अड्डा जमा चुका था ये फ्रांस। तो इसमें अब क्या हुआ, 1997 में नेपोलियन का एंट्री हो गया। नेपोलियन का एंट्री जैसे ही हुआ फ्रांस में, तो उसके बाद 1804 में वो सिविल कोड ला दिया। उससे कुछ प्लस पॉइंट भी थे, कुछ माइनस पॉइंट भी थे। तो जैसे नेपोली कोड में प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ दिया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, बहुत सारी चीज़ दी गई। सेफ्रोडन को हटा दिया गया था। सेफ्रोडन से लोग को मुक्ति मिल गया था। फिर लेकिन कुछ इसका माइनस पॉइंट भी था। तो वो क्या था, इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया था। सेंसरशिप लगा दिया जाएगा, कोई बोलेगा नहीं खराब बात। सेंसरशिप मतलब होता है कि कोई कुछ खराब नहीं बोल सकता है राजा के बारे में, या फिर कुछ भी गलत छाप नहीं सकता है न्यूज़पेपर में। और फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगा था, मतलब जबरदस्ती भर्ती करने लगा था, क्योंकि आपको पता ही है कि ये लोग क्या कर रहे थे। ये लोग एक अपना वो बना लिए थे कि हमें दूसरे देश को समझाना है। तो इस काम में बहुत उनको सोल्जर चाहिए हुआ था, सोल्जर का जरूरत पड़ रहा था। तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स रिक्रूटमेंट को बढ़ावा दिया इन्होंने, नेपोलियन ने। तो उसके बाद क्या हुआ, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, तो इसका बहुत ही इसमें इससे पहले समझने से पहले आपको फ्रांस का मतलब यूरोप का आपको क्लास समझना पड़ेगा। तो इसमें बहुत से क्लासेज जैसे एरिस्टोक्रेट्स है, पीसेंट्स है। तो एरिस्टोक्रेट्स बहुत ही कम है, पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एरिस्टोक्रेट्स ही है यहाँ पे यूरोप में। अगर देखेंगे तो आप उनके नंबर बहुत कम है, पर डोमिनेंट सबसे ज़्यादा वही है। पीसेंट्स का मेजोरिटी बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, पर उनका डोमिनेंस उतना नहीं है। बहुत से लैंड लॉर्ड्स हैं, फिर स्मॉल पीसेंट्स हैं, या फिर कोई कोई सब डाउन काम करते हैं, मतलब मजदूरी जो बोल सकते हैं आप।
तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का इस्टाब्लिश कब हुआ था। तो इंग्लैंड में ये सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में आ चुका था, पर फ्रांस में इसको आने आने में 19th सेंचुरी लगी गया था। तो अब यहाँ पे बात करते हैं वोल्वरीन की जो नेशनलिज्म, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे बताते हैं हमको लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब वो लोग लिबरलाइजेशन चाहते थे कि मतलब राइट टू वोट चाहते थे, इंडिविजुअल के मतलब राइट्स चाहते थे कि वो वोट कर सकें, बोलने का उन लोगों का हक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत सारी चीज़ वो लोग चाहते थे। तो यही सब करने के लिए पर इन्हें दबा दिया गया था नेपोलियन के द्वारा। और नेपोलियन ने क्या किया था कि अलग अलग 30 कन्फेडरेशन स्टेट्स में बांट दिया था इसने जर्मनी को। तो उसको 1 सेकेंड, हाँ, तो जैसा कि हमने बात किया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी को 39 कन्फेडरेशन स्टेट में बांट दिया था। तो इससे परेशान होकर पर्शिया और अदर कंट्रीज़ ने, नेबर कंट्रीज़ मिलकर जोल्वरीन फॉर्म किए, कस्टम यूनियन एक जोल्वरीन फॉर्म किए, जो कि 1834 में फॉर्म हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो 30 करेंसी था, हर छोटे छोटे जगह पे 30 करेंसी था, उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया गया पूरे जर्मनी का। 30 पहले करेंसी पूरे देश में अगर 30 करेंसी था तो उसको 2 में ला दिया गया। चलिए बात करते हैं कंजर्वेटिव्स में। तो कंजर्वेटिव्स एक सोसाइटी, मतलब कंजर्वेटिव्स एक क्लास है जो कि स्लो चेंज चाहते हैं, और अपना वो लोग प्रॉपर्टी वो नहीं करना चाहते हैं, उनको अपना प्रॉपर्टी को बहुत प्यारा होता है। तो यही होता है कंजर्वेटिव्स। तो क्या होता है 1850 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था परब के द्वारा। परब हम बता रहे हैं आपको, एक शॉर्ट ट्रिक है, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, रसिया और ब्रिटेन, याद रखिएगा ये शॉर्ट वर्ड है, जिसने हराया था नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू में। तो इसका ये हुआ, हराने के बाद क्या हुआ था, एक ट्रीटी ऑफ वेना हुआ था जिसका चांसलर था ड्यू मेटरनिच का चांसलर था। तो इस ट्रीटी ऑफ वेना में बहुत से नए नए चेंजेस आया था, जैसा कि बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया था, फिर से वही आ गया था। फ्रेंच को क्या किया गया था कि एक फिक्स टेरिटरी इसको दे दिया गया था कि उससे ज़्यादा फ्यूचर एक्सपेंशन से रोकने के लिए, और बहुत से चेंजेस आए थे यहाँ पे। बात करते हैं रिवोल्यूशनरीज़ की। तो रिवोल्यूशनरीज़ अब यहाँ पे कंजर्वेटिव्स अपने दबदबा दिखाने लगे थे, तो रिवोल्यूशनरीज़ को पसंद नहीं आया। तो इसके वजह से रिवोल्यूशनरीज़ क्या किए, अपना एक सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे। तो यहीं पे एक बात होता है, एक आदमी का जिसका नाम होता है जीसोपी मैजनी, वो बॉन्ड कहाँ होते हैं, जियोना में बॉन्ड होते हैं, 1807 में उनका जन्म होता है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उन्हें कम्बोडिया के सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कम्बोडिया में 24 साल में रहते हैं, तो वो एग्जाइल कर दिया जाता है, उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता है। ये इटली के, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें, इटली का यूनिफिकेशन में, तो वो लोग जरूर पढ़ेंगे। तो 1831 में क्या किया जाता है कि इन्हें एक रिवोल्यूशन कर रहे थे लिंगुरिया में, तो उन्हें यहाँ से एग्जाइल कर दिया जाता है। तो इसके बाद एग्जाइल करने के बाद भी ये 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, यंग इटली इन मर्सेलिस और यंग यूरोप इन बेरने। तो यही 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। तो इसी पे 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाने के बाद यहाँ पे ड्यू मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे, जो ट्रीटी ऑफ वेना में थे, उन्होंने कहा कि जिसपी मैजनी ये मोस्ट डेंजरस एनिमी है ऑफ आवर सोशल ऑर्डर का। यही एक लाइन कहा उन्होंने। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको अच्छे से और समझ में आएगा जब आप बुक खोल के रखेंगे अपने पास से, और हम जो टॉपिक दिखा रहे हैं वो टॉपिक आप देखते जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे, एज ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं। एज ऑफ रिवोल्यूशन में क्या होता है, 1830 से लेकर 1848 तक एक एज ऑफ रिवोल्यूशन होता है। तो इस रिवोल्यूशन का शुरुआत होता है फ्रांस से, जो कि ट्रीटी ऑफ वेना के बाद फिर से उसमें बर्बन डायनेस्टी आ गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि जुलाई 1830 में लुइस फिलिप उसके मतलब नेतृत्व में यहाँ पे आके फिर से बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया जाता है, और फिर से नेशनलिज्म आ जाता है, मतलब समझ सकते हैं आप, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ये लोग। तो उसके बाद इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या होता है, अब इसके बाद एक सीरीज स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक जैसा कि फ्रांस ने नेशनलिज्म किया, नेशनलिज्म का भावना जगाया पूरा यूरोप में। तो अब दूसरे छोटे मोटे कंट्रीज़ भी अब उनके अंदर भी भावना जगने लगा कि हम भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो वैसा ही देखने मिला बेल्जियम, जो कि अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, रिवोल्यूशन मतलब डिमांड करके। उसके बाद ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी देखने मिलता है, जो कि 1821 में शुरू हुआ था। ग्रीक क्या था, पहले ओटोमन एम्पायर का अंदर आता था, मतलब 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। तो अब इसी के बाद यहाँ पे वो लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो यहाँ पे 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, क्या हुआ था, ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन का। तो उसके बाद एक फीलिंग आता है, जिसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो इसके बाद बहुत से नेशनल फीलिंग जागरूक होने लगे थे आदमियों के मन में। तो इसके अंदर क्या था, रोमांटिसिज्म, जो वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं है, पर ये ऐसा रोमांटिसिज्म है जो नेशनल फीलिंग होता है। नेशनल फीलिंग को ही रोमांटिसिज्म यहाँ पे कहा गया है, मतलब कि नेशन के प्रति अपना फीलिंग, यही है, कल्चरल मूवमेंट है ये नेशनलिज्म। तो बात करते हैं आगे, जैसा कि वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वेना में क्या हुआ था कि रसिया को पोलैंड का कुछ पार्ट दे दिया गया था। तो उसके वजह से रसिया अपना बहुत ही हुक्म जमाने लग रहा था पोलैंड पे। वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज को वो अबॉलिश कर दिया था स्कूल में। तो अब इसको अपोज करने के लिए क्या किया कि चर्च में जो बिशप्स रहते हैं वो सब क्या करने लगे, पोलिश लैंग्वेज में करने लगे, अपना जो भी वो लोग रहते हैं पूजा पाठ पोलिश लैंग्वेज में करने लगे, चर्च में जो रहता है। तो इसके वजह से क्या हुआ, 1831 में ये रेबिलियन हो गया अगेंस्ट रशियन के थ्रू, शुरुआत किया इन्होंने, पर्शियन लोग ने, कि पॉलिश लोग ने, सॉरी, इन्होंने शुरुआत किया। तो उसके बाद क्या होता है, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आता है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में इंक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन, बहुत से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाते हैं,
क्रॉप फेलियर हो जाते हैं। फिर से उसके बाद आपका मतलब कंपटीशन आ जाता है। किसके कहाँ से कंपटीशन आता है? ये कंपटीशन आता है आपका मतलब मशीन मेड गुड्स से हैंडमेड गुड्स के लिए, मतलब पीपल के लिए जो हैंडमेड बनाते थे उन लोग के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है। जो जब मशीन मेड गुड्स आ जाते हैं तो फूड शॉर्टेज हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए 1848 में क्या हुआ, पेरिस के आदमी लोग रोड पे उतर गए। तो ये देखते हुए जो लुइस फिलिप जो 18 जुलाई 1830 के रिवॉल्यूशन में नेतृत्व कर रहे थे, तो वो देखे कि काबू से बाहर हो चुका है क्राउड, तो वो भाग गया वहाँ से। तो उसके बाद नेशनल असेंबली ने सबको प्रॉमिस किया कि आपको राइट टू वोट मिलेगा और गारंटी टू वर्क मिलेगा। ये सब करने के बाद बचे वो लोग। तब बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1844 1848 में जो हुआ था रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक रिवॉल्यूशन हुआ था जर्मनी के द्वारा। तो जर्मनी ने क्या किया था, ऑल नेशनल जर्मन असेंबली फॉर्म किया था, जिसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि जाने वाले थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना बात रखने के लिए। और वो बात क्या था, वो वही लिबरलाइजेशन नेशनलिज्म में अपना इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बेसिकली ये था कि मोनार्की रहेगा पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करेगा, वैसा वाला वो लोग ना बात रखने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए, जो कि सेंट पॉल चर्च में था। एक मीटिंग हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे जर्मनी जो ऑल नेशनल जर्मन असेंबली के 831 मेंबर्स थे, उन्होंने अपना बात रखा फ्रेडरिक विलियम फोर के आगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को फॉलो कीजिए। तो पर उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं करेंगे भैया, जाइए आगे बढ़िए। तो उसके बाद क्या किया कि फ्रेडरिक विलियम फोर ने अपना पावर दिखाया और ट्रूप की वजह से पूरा असेंबली डिसबैंड करा दिया। तो अब इसमें एक और बात कहा गया है कि वुमेन का क्या हाल हुआ इसमें, इस मीटिंग में वुमेन भी अपना बहुत सपोर्ट दिखाती थी पूरे इस मूवमेंट में, नेशनलिज्म के मूवमेंट में। तो इसमें संत पॉल चर्च में जो हुआ था मीटिंग, इसमें क्या हुआ था, उन लोग को विजिटर गैलरी जो ऊपर रहता है, आप फोटो में देख सकते हैं, फोटो आप बुक में देखिएगा तो पेज नंबर 18 में ऊपर ऊपर उन लोग को मौका मिला था विजिटर गैलरी में। विजिटर गैलरी में उन लोग को रहने का मौका मिला था, ऊपर से देखने का, उन लोग को बोलने का कोई हक नहीं था इस समय। तो इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे डिसबैंड कर दिया जाता है, मतलब ये मीटिंग जो होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, उसको हटाने के मतलब हटा देने के बाद ट्रूप की मदद से, तो उसके बाद क्या होता है कि अब उन लोग का बहुत जगह से मूवमेंट होने लगता है, रिवोल्यूशन होने लगता है इन लोग के द्वारा, मतलब पीपल्स लोग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को लेके। तो अब यहाँ पे जो मोनार्किस्ट थे और जो नए नए किंग थे, जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, जो कि डिसबैंड कराए थे पूरी मीटिंग को, वो अब सोचने लगे कि हमारा अब जल्दी ही, अब ये जो रिवोल्ट शुरू हो गया जल्दी खत्म नहीं होगा, तो हमारा अस्तित्व जल्दी ही मिटने वाला है, तो क्यों ना हम इन लोग को मौका दे दें और अपना अस्तित्व बनाए रखें। तो इन्होंने कुछ कुछ बात को माना अपना, उन लोगों ने जो किया वो उन्होंने माना फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने, और अपना दबदबा बरकरार रखें। नहीं तो फिर अगर रिवोल्यूशन होता तो वो भी इनका जो पद था वो भी चल जाता, इज्जत भी चल जाता। तो बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का। तो जर्मनी में क्या हुआ था, पर्शिया ने अपना दरमदार लिया था कि हम जर्मनी को यूनिफाइड करेंगे। और यहाँ पे एक जो किंग थे पर्शिया के जो थे वो विलियम वन थे, केसर विलियम वन थे नाम उनका था केसर विलियम वन। तो उन्होंने क्या किया, ओटोमन बिस्मार्क एक कमांडर थे यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर थे ओटोमन बिस्मार्क, उन्होंने उनको दिया नेतृत्व का मौका। तो उन्होंने क्या किया कि 7 साल में 3 लड़ाई किया ऑस्ट्रियन में फ्रांस के साथ, और पर्शिया को मतलब जर्मनी को यूनिफाइड कराया। और यहाँ पे क्या हुआ 1871 में 18 जनवरी 1871 में केसर विलियम वन को जर्मनी का किंग बना दिया गया। उसके बाद इटली का यूनिफिकेशन बताते हैं। इटली क्या था ना, बहुत से 7 पार्ट में डिवाइड था इटली का आइलैंड, 7 पार्ट में डिवाइड था, बस एक ही इसमें प्रिंसली स्टेट था जो सार्डिनिया पिडमोंट नाम था, वही था। तो अब चाहे जो इटली के उस समय के सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा थे जैसे किंग विक्टर इमैनुअल II, उन्होंने सोचा कि अब हम लोग को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग सबको पूरी इटली को यूनिफाइड करें। तब उसके लिए क्या था, इन्होंने मौका दिया केवर को, जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, केवर को कि जाइए भैया आप यूनिफाइड करके लाइए। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ हाथ मिलाया, डिप्लोमेट्स थे, बहुत बड़ा अपना एक षड्यंत्र रचा इन्होंने, और क्या किया, फ्रांस के साथ हाथ मिला के ऑस्ट्रिया को हरा दिया 1859 में। उसके बाद जी गैरिबाल्डी हैं, जीसीपी गैरिबाल्डी जो बोल सकते हैं आप, वो 1860 में, और बचा कुचा कसर वो पूरा कर दिया साउथ पार्ट का, 2 सिलिस को हरा के। उसके बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल II राजा बन गया वहाँ का। बात होता है भाई स्ट्रेंथ केस ऑफ ब्रिटेन क्या होता है, 1866 में ही ब्रिटेन ने अपना वो मोनार्की को हटा दिया था, 1688 में सॉरी, उसी समय हटा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन आया था 1707 में, जिसमें स्कॉटलैंड ब्रिटेन के अंदर आ गया था। और उसके बाद पर आयरलैंड नहीं आ रहा था। देखिए ग्रेट ब्रिटेन किससे बना है, 3 आइलैंड से बना हुआ है, एक ब्रिटेन, एक इंग्लैंड हो गया, एक स्कॉटलैंड हो गया, और एक आयरलैंड हो गया। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आ चुका था एक्ट बिटवीन नेशन के तहत अंदर, और आयरलैंड नहीं आ रहा था। आयरलैंड में 2 टाइप के आदमी थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट जो थे वो कि इंग्लिश हेल्प करता था, मतलब इंग्लैंड उसको हेल्प करता था प्रोटेस्टेंट को, तो वो दबा देते थे कैथोलिक्स को। पर आखिर में बहुत सारा हुआ, पर वुल्फ टोन जो एक आदमी थे, उन्होंने बहुत से रिवोल्यूशन किए, मूवमेंट निकाले, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनका सप्रेस कर दिया जाता था हर बार। तो 1801 में उन्हें हार मानना पड़ा और आयरलैंड मतलब मिल गया
ग्रेट ब्रिटेन, और उसी समय ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। अभी तक वो सिर्फ इंग्लैंड था, अब आके तीनों आइलैंड को मिलने के बाद ग्रेट ब्रिटेन हुआ। तब उसके बाद क्या हुआ, बहुत से नाम आए, जैसे कि यूनियन जैक, जो कि ब्रिटिश फ्लैग था उसको यूनियन जैक बोलते हैं, और नेशनल एंथम क्या था अब, गॉड सेव्स आवर नोबल किंग। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इन तीनों मिले तो यहाँ पे सब ब्रिटिश बहुत डोमिनेट करता था अपना, मतलब कोई इन लोग को अपना कल्चर नहीं फॉलो करने देता था, नेशनल ड्रेस नहीं पहनने देता था, नेशनल सॉन्ग नहीं, ये सब करता था, बहुत ही अपना पावर दिखाता था। वही बात है। विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन। अब विजुअलाइजेशन कैसे होता था नेशन का, तो बात करते थे एलोगरी की बात आता है यहाँ पे। एलिगोरी क्या होता है, एलिगोरी एक मतलब इमेजिनेशन होता है जिसको वुमेन फेस फिगर को लेके वहाँ पे एक बताया जाता है, जैसे कि हम लोग भारत माता इंडिया में है, वैसे ही एक लेके एक रिस्पेक्ट दिया जाता है उन्हें मदरलैंड का रक्षा के लिए, ऐसा होता है वहाँ पे। बात करते हैं तो जैसे जर्मनी में जर्मनिया थे न, फ्रांस में मारमेनिया, और भारत माता तो इंडिया के हैं। इसके बाद बात करते हैं बाल्कन टेंशन की। तो बाल्कन टेंशन क्या होता है, बाल्कन पहले ओटोमन एम्पायर के अंदर रहता था, पर उसके बाद उसके अलग होने के बाद बाल्कन टेंशन, उसके बाद क्या हुआ, बाल्कन बहुत रिसोर्स रिच लैंड था, तो पर अलग हुआ जब 1871 में उससे। तो वो बाल्कन क्या हुआ, बाल्कन बहुत सारी कंट्री को मिला के बना हुआ था, ठीक ना, मतलब बहुत से छोटे छोटे कंट्री को मिला के बाल्कन नेशन था, बाल्कन था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत से अब आदमी के यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ का नज़र पड़ गया बाल्कन पे जब वो अलग हुए, क्योंकि वहाँ पे अंदर खुद यूनिटी नहीं था, उनके अंदर खुद यूनिटी नहीं था, अंदर ही रिवोल्ट उतरता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ आके वहाँ पे कब्जा जताने लगे, और वही अच्छा न लगने की वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का आरंभ हुआ 1914 में। बहुत से जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब मिला के फर्स्ट वर्ल्ड वार का आरंभ किए। तो ये आप समझ सकते हैं, ये पूरा नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म था। तो नेशनलिज्म क्या होता है और इंपीरियलिज्म, तो नेशनलिज्म बता रहे हैं भाई देश के प्रति आपका इज्जत और प्रेम, नेशनलिज्म होता है। इंपीरियलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म होता है जो कि नेशनलिज्म के साथ अगर आपका देश को एक्सपैंड करने का अगर इच्छा हुआ तो उसको इंपीरियलिज्म करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने किया हम लोग के साथ। उन लोग पहले इंडिपेंडेंट हो गए थे, पर उसके बाद आके हम लोग के पास उन्होंने राज किया 200 साल। तो ये बहुत ही दुख की बात है, पर यही हकीकत है। यही इसी को इंपीरियलिज्म बोलते हैं, मतलब एक्सपेंशन, अपने कंट्री को एक्सपेंशन करने की इच्छा से जो काम होता है उसी को इंपीरियलिज्म कहते हैं। यही बात हो गया पूरा चैप्टर का। एक बार जरूर अपने से पढ़िएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसा जैसा हम पढ़ा रहे। हम ही आपको पूरा कहानी तक पढ़ाए हैं, हम ही आपको अच्छे से समझाए हैं, बस कहानी बताए हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताए हैं। चलिए हम बात करते हैं डेट्स की। तो डेट्स एंड फिगर की बात करते हैं यहाँ पे। चलिए 1848 में क्या हुआ था, 1848 में 3 चीज़ हुआ था। 1848 में पहले फेडरल सोवियत ने पेंटिंग किया था, फिर से रिवोल्ट हुआ था, आपको पता ही है, हंगर हांसी में पढ़े जाके देख सकते हैं पीछे प्रीवियस करके। 1789 में क्या हुआ था बताइए, 1789 में वही फ्रेंच का वो हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। 1797 में क्या हुआ था, नेपोलियन आया था। 1804 में सिविल कोड आया था, नेपोलियन कोड बोल सकते हैं। 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना हुआ था। 1834 में ट्रीटी ऑफ जॉल्बरीन फॉर्म हुआ था, कस्टम यूनियन। 1807 में क्या हुआ था बताइए आप। 1807 में जी मजनी का जन्म हुआ था। 1830 में क्या हुआ था, 1830 में भी रिवॉल्यूशन हुआ था, जुलाई 1830 में। 1831 से 32 तक क्या हुआ था, ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, यहाँ पे समझ लीजिए 1831। और 1845 में क्या हुआ था, उसका नाम है सिलेसिया में एक रिवोल्ट हुआ था 1845 में, उसी का बात है यहाँ पे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में वो लड़ाई हुआ था, मतलब वो बहुत ही कम वेज देते थे पीसेंट्स लोग को, ये बात है। 1831 में वही आपका पोलैंड जो पोलिस लोग ने रिवोल्ट किया था रशिया के ऊपर, यहाँ पे यूनियन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन। 1801 में क्या हुआ था, 1801 में आयरलैंड हुआ था यूनिफाइड, मतलब अंदर घुसा था उसका। 61 में इटली हुआ था, 71 में जर्मनी हुआ था, और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो चलिए धन्यवाद, आपको अच्छा लगा होगा, ये जरूर अच्छा लगा होगा वीडियो, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने से खुद पढ़िए, अपने से पढ़िएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। हम डेट आपको बता दिए हैं, और ये 20 मिनट का वीडियो रहेगा, तो इस आपको देखने में अच्छा भी नहीं होगा। चलिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे अच्छा से रहिए, धन्यवाद। हाँ, तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और बढ़िया वीडियो के लिए पूरा 10th का कोर्स निकालेंगे हम लोग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आपको पूरा कहानी समझा देंगे। पर हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप अपने से ज़रूर पढ़िए, अपने से पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, 10th में आप ये क्लास आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। चलिए धन्यवाद।